गुरु जी को प्रणाम, सारी सात संगत जी को प्रणाम, बहुत सारा प्यार। जय गुरु जी। जैसे कि हमने उन सब रिस्पेक्टेड संगत से सुना है जो गुरु जी को महासमाधि से पहले मिले हैं कि गुरु जी बहुत प्यार से ये भी कहते थे कि हेलो हेलो करो संगत से। तो संगत जी को नमस्ते, जय गुरु जी और हेलो हेलो। और आप सब में बसी दिव्यता को मेरा नमन। शुक्राना है गुरु जी का, इस बड़े मंदिर के आश्रम के प्लेटफॉर्म का, कि गुरु जी की महिमा का गुणगान करने का ये शुभ अवसर मिल रहा है, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई पाठ नहीं है। और आजकल के माड़े टाइम में जैसे कि गुरु जी कह गए कि जो पाठ करेगा वो बच पाएगा, तो पाठ से बड़ी और कोई चीज नहीं और गुरु जी की महिमा से बड़ा कोई पाठ नहीं। तो बस उनके कहने के मुताबिक हम इस सिमरन से, इस पाठ से, इस नित्य नेम से, सेवा से, और जैसे कि गुरु जी बोल गए हैं गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा से सब जुड़े रहें, तो बस हमारा कल्याण निश्चित है कभी ना कभी। और ये सब सिमरन भी गुरु जी की मेहर के बिना पॉसिबल नहीं है। जो आज हमारे बॉडी पार्ट्स चल रहे हैं, आंख, नाक, कान, पांव, हाथ, सब जो हम कर सक रहे हैं, वो सब उनकी मेहर है। एक पल भी ऐसा नहीं जब उनकी मेहर नहीं बरस रही। इट्स जस्ट कि हमें कभी कभी एहसास होने में हमारी गलती हो जाती है, लेकिन उनकी ओर से कभी गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो महाशिव हैं। सिर्फ गुरु नहीं है हमारे, हमारे गाइड हैं, हमारे गॉड हैं, हमारे नाथ हैं, मीत हैं, भाई हैं, सब हैं हमारे, सब कुछ। तो हमारे लिए तो बिल्कुल नामुमकिन सी चीज है उनकी महिमा का बखान करना। जैसे कि बड़े बड़े संत कबीर भी बोल गए हैं कि पूरी समुद्र को भी अगर स्याही बना लें और पूरी धरती को कागज, तो भी जो गुरु जी के गुण हैं वो लिखे नहीं जा सकते। तो हम बस विनम्र कोशिश कर सकते हैं, और वैसे ही एक विनम्र कोशिश गुरु जी की कृपा से मैं करना चाहूंगी। गुरु जी सुमत बख्शें, कल्याण करें, और हम सारी सरबत का, पूरी सृष्टि जो है उनकी सरबत है, पूरी सृष्टि पर बस उनके आशीर्वाद की वृष्टि होती रहे, इस गुजारिश के साथ शुरू करना चाहूंगी, ताकि हम सब बस इसी को चाहे कि हम गुरु जी से, गुरु जी को मांगे, असल चीज मांगे। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि असल चीज मांगते नहीं है, तो हमें गुरु जी प्लीज असल चीज मांगना सिखाइए, क्योंकि ये धन दौलत, जमीनें, यश, ये सब तो सब टेम्पररी है, सब क्षणभंगुर है। इससे अगर परमानेंट खुशी मिलनी होती तो आज के इस माड़े टाइम में लोग इतनी डिप्रेशन से नहीं गुजर रहे होते। इतना मटेरियलिज्म होने के बावजूद लोग इतने डिप्रेस्ड हैं। तो गुरु जी यही कहना चाह रहे हैं कि इस सब में खुशी नहीं है। असली खुशी तो गुरु जी के साथ कनेक्शन में है, और वो हमारे भीतर हैं। और कब गुरु जी से मैं जुड़ी, ये गुरु जी को ही मालूम है। गुरु हमेशा अपने शिष्य को खुद ही ढूंढते हैं, और हमें तो पता भी तब लगता है जब उनकी इच्छा होती है। उससे पहले हमें समझ भी नहीं आ सकती ये बात। तो हो सकता है कि कभी उन्होंने पहले भी किसी रूप में दर्शन दिए हों। मैं जैसे अभी हूं वैसे ही पहले भी अज्ञान नादान थी, तो शायद मैं पहचान नहीं पाई, क्योंकि वो तो लीलाधारी हैं, महाशिव हैं। और हमने इतने सत्संग सुने हैं अभी तक कि उन्होंने कितनी बार रूप बदले हैं। और ये भी सुना है कि अपनी गुरियाई से पहले उन्होंने बॉम्बे में भी किसी के घर में सेवक के रूप में काम किया। तो जब गुरुजी इतने नीवे, इतने विनम्र हैं, तो हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात तो वो कि वो हमारे लिए रूप बदलकर बशर बनकर आए, सिर्फ हम सबको बख्शने के लिए और हमें कल्याण की तरफ ले जाने के लिए। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी, लेकिन मेरी अनुभूति के हिसाब से मैं 2010 में जुड़ी उनसे। और इंडिया गए थे हम, यहाँ पे कैलिफोर्निया से। और इंडिया जब हम जा रहे थे तब एयरपोर्ट से ही मुझे कुछ कुछ डिवाइन मैसेजेस, विजन्स, ऐसे इंट्यूशंस देने लग गए गुरुजी, जो कि तब पता लगा कि गुरुजी ही दे रहे थे वो सब, कि बहुत कष्ट आने वाले हैं जैसे, और बहुत अभी बहुत ज्यादा कष्ट इकट्ठे आएंगे जैसे। और इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती गई वो फीलिंग्स की प्लेन में भी थी। और जब तक इंडिया पहुंची तब तक तो मैं बिल्कुल अंदर से बिल्कुल बेचैन थी, और अपने हस्बैंड को भी रात को वहां जगा दिया करती थी कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, कि मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। वो तो अब मालूम है कि गुरुजी ही बोल रहे थे वो। तो इतना ज्यादा हुआ कि जब हम वैष्णो देवी गए, जो कि हम पहले तो हर साल जाते थे जब भी इंडिया का ट्रिप लगता था, तो जर्नी वहां की वैष्णो देवी की यात्रा इतनी कठिन
कभी नहीं हुई। इतनी मुश्किल थी कि हमारी चढ़ाई से लेकर जब तक हम वापस नहीं पहुंच गए तो लग रहा था कि शायद हम में से कोई जिंदा भी बचेगा कि नहीं, क्योंकि इतनी भारी वर्षा वहां पर कि सामान बहने लग गया। जो बिल्कुल छोटे छोटे नवजात शिशु थे उनको तो पकड़ना मुश्किल हो रहा था पेरेंट्स को, क्योंकि इतना तेज बहाव था पानी का, कुछ मालूम नहीं चल रहा था कहाँ चल रहे हैं हम। इतना तूफान आने लग गया, साथ में मड स्लाइड्स हो गई, लैंड स्लाइड्स हो गई, तो पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, और साथ में बिजली चली गई। तो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, बस जोर जोर से सिर्फ जयकारे की आवाजें सब लोग कर रहे थे, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। जब तक नीचे पहुंचे, जो कि बिल्कुल लगा कि जय माता दी लगा। पहले पहले मैं पूरे बचपन से लेकर जब तक 2008 के करीब तक माता से ही जुड़ी थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा साईं बाबा से लगाव होने लगा, और ये सब भी गुरुजी की ही लीला है, बाद में समझ आने लगा। और जब वैष्णो देवी से वापस आए तो मेरा एक नाखून बिना चोट लगे, जैसे मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि चोट लगी, लेकिन बिल्कुल काला हुआ। और उसके बाद मुझे डिवाइन मैसेज आया अपने ड्रीम में कि तेरी गति रुकने वाली है, और मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसा मैसेज है, गति रुकने वाली है। पर वही है ना, गुरुजी पहले लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं, फिर कुछ और देते हैं। तो शायद मेरा हेल्थ कर्मा बहुत भारी था। और जब हम वहां से निकलने लगे इंडिया से जिस शाम को, तो जिस मेरी 2 बहनें हैं, जिस बहन के घर में रही हुई थी, जिन्होंने मुझे गुरुजी से जुड़वाया, गुरुजी की कृपा से, जिनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। जब मैं उनके घर में थी तो बस एयरपोर्ट जाने के लिए बाथरूम से बस निकली तो उनकी पड़ोसन आई हुई थी, और उनकी पड़ोसन उन्हें कुछ डब्बा पकड़ा रही थी, और साथ में उन्होंने कुछ शायद जय गुरुजी बोला होगा, पर मैंने सिर्फ गुरुजी सुना। और मालूम नहीं कैसे वो वर्ड उस टाइम मेरे बिल्कुल मस्तिष्क पर जैसे एक स्टैंप, जैसे एक मोहर लगा दी उन नाम ने। और समझ नहीं आया मुझे क्या हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं गुरुजी को ढूंढ रही थी या किसी गुरु को ढूंढ रही थी उस टाइम, या मैं उस टाइम किसी बहुत कष्ट में थी जो मुझे ऑलरेडी वो था। बस ये सब इंट्यूशंस आ रही थी, लेकिन और कुछ नहीं। और हम एयरपोर्ट चले गए, प्लेन में भी बार बार वही ध्यान, बार बार वो वर्ड बार बार आ रहा था, और वो वर्ड मन में नहीं आ रहा था, ऐसे आ रहा था माथे पे लिखा है, माथे पे लिखा है जैसे। और 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था वापस पहुंचे हुए यूएस से कि मैं बहुत बीमार हो गई, मेरी गर्दन बहुत स्टिफ हो गई, और वो वर्स होती चली गई, बहुत खराब हो गई। सर्जन ने पहले सोचा कि शायद दवाइयों से काम चल जाए, तो बहुत सारी दवाइयां ली, इंजेक्शन बहुत लगे, लेकिन वो बढ़ती गई तकलीफ। और स्पाइनल कॉर्ड पूरी कंप्रेस होकर, स्पाइनल कॉर्ड की जो अंदर की ओपनिंग होती है, कनाल जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल बंद हो गई। और इस दौरान मेरा बिल्कुल हिलना जुलना बंद हो गया। तो मैं मोस्टली बिस्तर पे लेटी रहती थी, और बच्चे छोटे थे, बहुत मुश्किल से जो थोड़ा बहुत हो पाता था बहुत मुश्किल से करती थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे बंद होने लगा। और गुरुजी की कृपा से मैं एक दिन जब लेटी हुई थी, तो मुझे तब तो एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं एक दिन लेटी हुई थी तो मुझे एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के जैसा हुआ कि मेरी आत्मा मेरी बॉडी से बाहर निकल गई, और मैं अपने आप को लेटा हुआ बिस्तर पे देख सक रही थी ऊपर से। और जहां मैं लेटी हुई थी वो मुझे लग रहा था बिल्कुल बीमार सी बॉडी है, निढाल सी। और जब मैं ऊपर अपने आप को देख रही थी, तो जो मेरी सोल, मेरी आत्मा जो थी, उसको बिल्कुल ना तो दर्द हो रहा था गर्दन में, ना कोई स्टिफनेस थी, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल जैसे ना तैर रही थी, फ्लोट कर रही थी। और उसके थोड़ी देर बाद, मुझे तो पता नहीं कितने मिनट, क्योंकि ऐसे में तो वक्त का क्या एहसास होगा, ना वक्त का, ना स्पेस का, ना टाइम का, ना किसी चीज का, लेकिन जो भी है, थोड़ी देर, कुछ घंटे मिनट जो भी हुआ, बाद में जैसे वो पजल में पीसेस फिट होते हैं, तो मेरी सोल वापस मेरी बॉडी में घुसी, और मेरी बॉडी में धीरे धीरे मुझे लगा जैसे वापस जान आई, और मैंने सांस ली। और फिर भी मुझे समझ नहीं आया, मैं बस बिल्कुल स्तब्ध सी थी। और उसके थोड़ी देर के बाद जहां पर मेरे पांव थे बिस्तर पे, वहां का गद्दा बहुत जोर से अंदर को दब गया, और वो दबा रहा काफी देर, और काफी देर के बाद फिर वो वापस उठ गया, जैसे कोई बैठ के उठा हो। तो ये तो बाद में है, जब मैंने संगत जी के सत्संग सुने और किताबें पढ़ी, गुरुजी के जो ग्रंथ हैं और जो गुरुजी के ऊपर संगत में कुछ कुछ लिखे हुए हैं अपने वर्ड्स में, तो मुझे समझ आया कि अरे वो गुरुजी बैठकर गए थे। मुझे यकीन हो गया इस बात का। वही है ना, ये यकीन भी गुरुजी की मेहर से ही आता है, और तभी आएगा जब गुरुजी चाहेंगे, उससे ना पहले, ना 1 मिनट पहले नहीं आ सकता वो।
कुछ भी कोइंसिडेंस तो होता ही नहीं है ना गुरुजी के साथ इस सफर में। और उनकी प्लानिंग तो इतनी अचूक है, इतनी निपुण है कि कोई वर्ड्स ही नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो काफी मदद मिलती है, लेकिन हम संगत को जो गुरुजी को महासमाधि से पहले नहीं मिले, आप सब डियर रिस्पेक्टेड संगत जी से जो गुरुजी को मिल चुके हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपने अनुभव शेयर करते हैं, हमें बताते हैं गुरुजी के साथ वो पल आप लोगों ने कैसे बिताए और कैसे गुरुजी बातें करते थे, बैठते थे, क्या बोलते थे, कैसे खाते थे, पीते थे, सत्संग। तो आप सबका भी अनंतम शुक्राना और आप सब में बसी दिव्यता को बहुत बहुत नमन। तो मेरा हेल्थ कर्मा जैसे मैंने कहा शायद बहुत ज्यादा था, तो फाइनली मुझे इस चीज के लिए अपना ऑपरेशन कराना पड़ा और मेरी फिजिकल थेरेपी शुरू हुई जब मेरी गर्दन बिल्कुल हिलती नहीं थी। मेरी 3.5 साल कुछ सिर्फ गर्दन के लिए ही फिजिकल थेरेपी चली, इतनी कि वहां के फिजिकल थेरेपिस्ट जो थे वो मजाक में कहते थे कि ये पेशेंट तो शायद कभी यहाँ से डिस्चार्ज ही नहीं होगी। और जिस दिन मेरी गर्दन वहां हिली तो खूब पार्टी मनाई उन्होंने कि चलो इसकी गर्दन झुकी तो सही, हिली तो सही, थोड़ी पीछे को आगे को, और मुड़ के ये हमें देख सक रही है। तो एनीवे, लेकिन ये 2010 की बात है और 2011 तक कोई ना कोई नया नया डायग्नोसिस, नई नई बीमारी होती गई मुझे। इतना नहीं कि एक के बाद एक, एक के ऊपर एक होती रही, और बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े ऑपरेशन होते रहे। तो मैं तो इंडिया आप जा नहीं सकती थी, तो मेरी बीच वाली बहन जुलाई 2011 में मुझे मिलने आई, इसीलिए तो वो एक लॉकेट लेकर आई गुरुजी का, जो उसे उसी पड़ोसन से ही मिला था, आंटी से। और तब उसने मुझे जब वो लॉकेट दिया तो वो भी कुछ ज्यादा ऐसे तक जुड़ी नहीं हुई थी, लेकिन उसने मुझे वो लॉकेट दिया और मैंने पूजा की जगह पर रख दिया जहां पर हम लोग बाकी मूर्तियां वगैरह रखते हैं और पूजा करते हैं सुबह शाम, वैसे ही। लेकिन कुछ खास ऐसा नहीं लगा कि ये डालना है, या कुछ फीलिंग ही नहीं आई ऐसी वाली। लेकिन वो जाने के वक्त, मुझे शॉर्ट में सुना रही हूँ, जब वो गई तो उसने बस मुझे बोला कि ऐसे ऐसे एक वेबसाइट है, मुझे उन आंटी ने बताई है, तो तुम भी वेबसाइट पर जाकर सत्संग सुन लिया करो। तो गुरुजी की कृपा रही कि उसके बाद में उन्होंने ही दी कि उनके बारे में ज्यादा सोचने लग गई मैं, और उनके सत्संग वगैरह में मन लगना शुरू हो गया, और ये सब भी उनके ही अप्रूवल से हो रहा था। तो धीरे धीरे भजन तो सुनती थी लेकिन शब्द ज्यादा नहीं सुनती थी। और एग्जैक्टली 1 साल के बाद हेल्थ प्रॉब्लम तो अभी भी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ बेटर हो रही थी। लेकिन एग्जैक्ट 1 साल के बाद उसी हफ्ता जुलाई में मेरी बहन फिर से आई, क्योंकि मैं अभी भी इंडिया नहीं जा सकती थी, ट्रैवलिंग नहीं अलाउड थी मुझे। लेकिन इस बार वो चेन में गुरुजी का लॉकेट अपने गले में डाल के आई, और पूरी एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक हम सिर्फ गुरुजी की बातें कर रहे थे, क्योंकि उसका कनेक्शन हो गया था बहुत अच्छे से। और मेरी भी बिल्कुल, जैसे कहते हैं, वो आकर्षण एक जो था, बिल्कुल खिंच जो थी गुरुजी के ओर, वो बढ़ती जा रही थी। और मालूम नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली, ना उसे याद है ना मुझे याद है। ये भी गुरुजी की लीला है, जो वो चाहते हैं हमें याद नहीं रहे वो भुलवा भी देते हैं। तो उन्हीं की लीला है कि ना उसे याद है ना मुझे, कि कैसे हुआ कि गुरुजी का जो उसने लॉकेट अपनी चेन में अपने गर्दन में डाला हुआ था, जब तक हम घर पहुंचे एयरपोर्ट से, वो मेरी गर्दन में था, और ना उसे याद ना मुझे कि ये कैसे हुआ, मैंने मांगा या उसने दिया या क्या हुआ। और उसी रात को समर वेकेशन चल रही थी बच्चों की, और करीब 2 बजे हम सोए हुए थे, और मुझे घर में इतनी तेज कड़ा प्रसाद की खुशबू आई। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था गुरुजी की फ्रेग्रेंस का, और कुछ कुछ सत्संग सुन चुकी थी पर तब तो बिल्कुल सूझा नहीं। और इतनी तेज खुशबू थी तो मैंने सोचा शायद बच्चे जाग रहे हैं, समर ब्रेक है, कुछ खाने के लिए बनाया होगा। तो मैं गई, लेकिन दोनों बच्चे सो रहे थे अपने अपने कमरों में। लेकिन वो खुशबू इतनी तेज होती गई कि गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल फोर्स हुई, कंपेल हुई कि मैं नीचे जाके किचन में देखूं कि सच में कोई कढ़ाई लेकर हलवा प्रसाद बना रहा है। और मुझे तो कोई नहीं दिखा, लेकिन यकीन, विश्वास, श्रद्धा यही कहती है कि वो गुरुजी की ही लीला थी और वो गुरुजी ही थे। और इसके बाद उनके दर्शन हुए, और उसके बाद से तो लगा कि ऐसा कभी था ही नहीं कि गुरुजी की नहीं थी मैं, और देयर वाज नो गोइंग बैक एट ऑल। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि शब्द की ज्यादा भी आदत नहीं हुई थी, बीच बीच में सुनती थी। तो इसी दौरान एक वीकेंड पे मुझे एक फोन कॉल आई, सुबह सुबह की बात है, 6:45 बजे थे, जिसके ऊपर फोन की कॉलर आईडी पर लास वेगस लिखा था और एक फोन नंबर था। और मैंने फोन उठाया तो उसमें एक पाठी जी की आवाज थी, जिन्होंने कहा 2 बार
हर रोज शब्द सुना करो। और उन्होंने 2 बार यही बात बोली और फिर फोन रख दिया। और मैं बिल्कुल हैरान हक्की बक्की रह गई, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हुआ, क्योंकि मेरा मुंह बिल्कुल खुला था और शायद आंखों से लग रहा था कि मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं। तो उनको लगा शायद इंडिया से कोई फोन आया है और कोई ठीक नहीं है या कुछ हो गया। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ऐसे हुआ और उन्होंने ऐसे बोला कि हर रोज शब्द सुना करो। तो उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं किसका नंबर है, वापस फोन करते हैं। तो संगत जी वो फोन तो कहाँ मिलना था, वो नंबर तो था ही नहीं कोई। और उस हफ्ते तो हमने वो नंबर काफी बार हर रोज ट्राई किया और धीरे धीरे कम कर दिया ट्राई करना। और जब कुछ कुछ संगत से बातें की और सुनाया तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी हैं और पहले भी ऐसे हुआ है, ये गुरुजी ने ही तुम्हें मैसेज दिया है। लेकिन गुरुजी अपने आप रास्ता भी कैसे बनाते हैं, ये भी वही कर सकते हैं सच में। कि उसी शाम जिस सुबह मुझे ये फोन आया था पाठी जी का, उसी शाम को मुझे एक फोन आया मेरे बड़े बेटे की फ्रेंड की मम्मी का, जिनको मैं ऑलमोस्ट हर रोज हाय हेलो के बेसिस पे स्कूल में मिलती थी, रोड क्रॉस करते हुए या स्कूल के एंट्रेंस पे, गेट पे, ऐसे करके। और कभी कभी फोन पर भी बात होती थी। लेकिन उस शाम को जब उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि धीरजा पता नहीं क्यों, ये तो हम काफी साल से कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्यों आज तुम्हारा ध्यान आया है कि हमारे घर में हम रोटेशन बेसिस पे हर मंडे सुबह को सिमरन करते हैं 1 घंटे का और शब्द सुनते हैं सिर्फ, और उसके बाद हम लोग लंगर खा लेते हैं। लेकिन मुझे पहले कभी सूझा नहीं, आई एम सॉरी, तुम आ जाओ कल अगर आ सकती हो तो। और मुझे तो तभी भी नहीं याद आया कि सुबह फोन आया था ऐसे करके कि शब्द सुनने हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि तब मेरे पास कोई इतने सीडी ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़े से शब्द मैं जानती थी जो सुनने आते थे। तो मंडे को मेरी फिजिकल थेरेपी थी, लेकिन किसी तरह गुरुजी ने मुझे वहां पहुंचाया, उस 1 घंटे का सिमरन कराया, उन्होंने मन जुड़वाया। और उस दौरान उन्होंने बिल्कुल जैसे अपना एक दर्शन का लिटरली एक स्लाइड शो मेरी मन की आंखों के आगे आता जा रहा था, जैसे जैसे वहां सिमरन चल रहा था। और गुरुजी की कृपा से कनेक्शन बस होता गया। और उसके बाद से जब तक मुझे लगा कि शायद गुरुजी को जब तक लगा मुझे वहां जाना चाहिए, उन्होंने मुझे वहां भेजते रहे हर मंडे, जिसके भी घर में होता था। और धीरे धीरे शब्द की कलेक्शन भी बढ़वाते गए, तो फिर वहां जाना बंद हो गया अपने आप। और हर चीज में बस शुक्राना ही निकलता है अब तो। और अब तक हेल्थ भी बेटर हो रही थी। और अगस्त के महीने में ये हुआ कि मेरी आंखें जो हैं, 12.5 साल से मेरी आंखों में एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम चल रही थी जो बहुत रेयर थी, और उसका बहुत सिवियर फॉर्म था मेरी आंखों में, जो और भी रेयर था। कुछ 0.001% ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड को होता है वो। और उसका ये था कि मैं 15 मिनट से भी ज्यादा अगर आंखें बंद करूं तो मुझे एक स्पेशल कस्टम मेड, ऑर्डर मेड दवाई डालनी होती थी, जिसके बिना अगर मैं आंखें बंद करूं तो मेरी आंखों में नजर चली जाएगी। और इसी तरह से मैं 2 बार लीगली ब्लाइंड हो चुकी हूँ। और जैसे हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं कि धीरे धीरे धुंधला होकर सब नजर वापस आती है, मुझे तकरीबन 8 हफ्ते लगे थे दोनों बार मेरी नजर वापस आने में। और दोनों बार एक बच्चा था, एक बार 2 थे, और बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि यहाँ पर तो कोई हेल्प भी उस तरह से नहीं होती है। तो एनीवे 12.5 साल से चाहे प्लेन में जाओ या ट्रेन में या दिन में भी अगर नैप ले रहे हो या कहीं और पे भी जाओ, तो मैं उस दवाई के बिना नहीं जा सकती थी। और अगस्त के महीने में क्या हुआ कि 28 अगस्त की रात को मैं वो दवाई डालना पहली बार 12.5 साल में भूल गई। और मेरी नींद खुली 2:30 से 3 बजे के बीच में, और मैंने एकदम झटके से उठी और बोला अरे मैंने वो दवाई नहीं डाली। और इंस्टेड ऑफ पुटिंग द दवाई मैं फिर से सो गई। और अगली सुबह उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी और मैं बहुत हैरान थी। और अगली रात को फिर से वही हुआ। समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन अब तक ये समझ आ रहा था कि गुरुजी ये आपकी ही शायद कोई लीला है। और तीसरी रात को मैंने थोड़ी नादानी की, क्योंकि गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि दवाई मत लो, दवाई मत डालो या सर्जरी मत कराओ। वो तो इनफैक्ट कभी कभी डॉक्टर के नाम भी बता देते थे और बोलते थे संगत को कि डॉक्टर को भी अपना काम करना है और दवाई भी तब काम करेगी जब गुरुजी ब्लेस करेंगे तो। और कभी कभी हाँ वो बोलते थे संगत को कि सर्जरी की जरूरत नहीं है या दवाई छोड़ दे या जो भी। लेकिन मैंने गुरुजी को बोला उस तीसरी रात, गुरुजी मुझे नहीं पता पर मुझे लगता है ये दोनों रात ना आपकी लीला से हुई है, क्योंकि दोनों बार मेरी नींद भी खुली है और मैंने डाली नहीं दवाई, तो आज रात को तो मैं नहीं डालूंगी।
और मैंने जानकर उस तीसरी रात को दवाई नहीं डाली। और संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैंने शायद गुस्ताखी की, नादानी की, बेवकूफी की, लेकिन वो दिन और आज का दिन मुझे उस दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। और हर बार मैं आई एग्जाम के लिए जाती हूँ उस स्पेशल कंडीशन के लिए, हर 6 महीने से 1 साल में मुझे जाना होता है। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की उनको वो कंडीशन अब वो दिखती ही नहीं है। आईज टचवुड उस हिसाब से इतनी स्टेबल है कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि पता भी नहीं लगता कि तुम्हें वो प्रॉब्लम कभी भी थी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि नजर जाना बहुत ही तकलीफ का काम है। कोई भी बॉडी पार्ट, हमारा कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो सारी दुनिया का धन एक तरफ और एक एक बॉडी पार्ट की वैल्यू एक तरफ। सच में मतलब कौन सा पलड़ा भारी होगा हम सब जानते हैं। सो धीरे धीरे गुरुजी के ग्रंथ जो लाइट ऑफ डिविनिटी है वो पढ़ने का शुभ अवसर मिला। गुरुजी ने कृपा करी और थोड़ी थोड़ी और गुरुजी की बुक्स जो संगत जी ने लिखी थी, और एक किताब थी गुरुजी के बारे में जो एक संगत ने लिखी थी, जो मैंने पहले पढ़ी। और उसके बाद मैं जो भी गुरुजी की बुक्स होती थी, इंक्लूडिंग द ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी, रैंडम पेजेस खोलती थी, क्योंकि सुना था कि रैंडम पेजेस में बहुत मैसेजेस मिलते हैं। और काफी बार हुआ लाइट ऑफ डिविनिटी से, तो बहुत बार हुआ। एक बार मैं अकेली थी और मेरा एक्जिमा बाजू पे है थोड़ा सा ही, और वो काफी फ्लेयर्ड अप हो गया था, क्योंकि मैं अपने सन की स्काउट्स के ट्रूप की ड्यूटी कर कर आई थी गर्मियों के दिनों में, तो एक्जिमा बड़ा हुआ था। और मैंने सोचा मैं जाकर ऑइंटमेंट लगाती हूँ, और मैं उठी अपनी तरफ से ऑइंटमेंट लगाने, लेकिन पानी पीकर आकर लेट गई। तो गुरुजी की एकदम आवाज आई मेरे राइट कान में कि लाइट ऑफ डिविनिटी खोलो, एंड इट वाज इन पंजाबी, और 2 बार। और मैंने फाइनली उठ के खोली जब, तो जो पेज खुला वो एक्जिमा के ऊपर ही था, और एकदम से गुरुजी ने उसी माध्यम से याद दिलाया। तो गुरुजी कैसे हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। हमें लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं, पर अगर ये छोटी छोटी बातें सारी इकट्ठी होकर हमारी प्रॉब्लम्स बन जाएं तो हमें कितनी बड़ी और कितनी तकलीफदायी होती हैं ये। तो गुरुजी तो हर एक चीज का ध्यान रखते हैं हमारी। और एक और किताब थी गुरुजी की, जिसमें जब भी मैं रैंडम पेज खोलती थी उसमें आता था कि गुरुजी उन संगत को बोल रही हैं, उनकी मम्मी को, कि तू तो 45 से अगो नहीं जीना सी, मैं तेनू नई जिंदगी दिती है, समथिंग लाइक दैट, दीज मे नॉट बी द एग्जैक्ट वर्ड्स। और हर बार वही पेज खुलता था, हर बार, और मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों ऐसे होता है। लेकिन वही है ना, गुरुजी की बात अगर वो चाहेंगे तो समझ आएगी, और जब वो चाहेंगे तभी समझ आएगी, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगी। बट दैट्स ओके गुरुजी, जब तक आपको मालूम है और हम आपकी शरण में हैं, तो बस उससे बड़ी और कोई सौगात हो नहीं सकती। तो जब मेरी बर्थडे की ईव थी संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथी ड्रीम दर्शन दिए, और उसमें मैं चल रही हूँ और मेरे साइड पे सागर की लहरें हैं, जो कि मेरे चलने से पहले जो पोर्शन है वहां पर सागर की लहरों में बहुत तूफान है, और तूफान वाली जो लहरें हैं मेरे को आकर दोनों तरफ से अटैक कर रही हैं, मेरे ऊपर आक्रमण कर रही हैं और मुझे चोट पहुंचा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे एक मेरे आगे बड़ी सी गेंद है ग्रे कलर की, जिसकी आउटलाइन बिल्कुल ब्लर्ड है, और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और जैसे जैसे मैं उसके पीछे जा रही हूँ गेंद के, तो जो लहरें हैं, तूफानी वाला पार्ट मेरे से दूर जा रहा है, और जो शांत वाला पार्ट है शीतल शीतल बिल्कुल आकर मेरी दोनों राइट और लेफ्ट साइड्स में लग रहा है। तो वो गेंद एकदम कहीं बाहर जाने लगती है एक दरवाजे से, और मेरी सपने में भी और हकीकत में भी आवाज एकदम निकली गुरुजी जोर से, और वो गेंद एकदम गुरुजी के रूप में परिवर्तित हो गई, बिल्कुल सुंदर अनुपम विराट रूप में। और जब मैं उठी तो मेरा जन्मदिन शुरू हो चुका था, 12 बज चुके थे। और आप मानेंगे संगत जी कि उसके बाद वो पेज आज तक रैंडम नहीं खुला। इनफैक्ट बीच में तो मुझे वो पेज नंबर याद नहीं था, तो मुझे पेज ढूंढना पड़ा फाइनली, और फिर मैंने उस पेज को मार्क करके रखा, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत एक प्रेशियस, बिल्कुल मतलब कैसे उन्होंने दान बख्शा और कैसे उन्होंने बताया गुरुजी ने। तो बस गुरुजी हेल्थ कर्मा को धीरे धीरे ब्लेस करते रहे। मेरी हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी हर बीमारी की, इतना कि अब तक बहुत सारी क्योर हो चुकी हैं, और गुरुजी की कृपा से जिस तरह से वो चाहेंगे वैसे वैसे होती रहेंगी। तो कुछ होता भी है अगर बीमारी या कष्ट, अब तो वही लगता है जैसे हम सबको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, आई एम श्योर आप सबको भी हुआ है ऐसा कुछ, कि कभी गाड़ी बार बार रेड लाइट मिल रही है, या कहीं पहुंचने में देर हो रही है, या कहीं का रास्ता
गलत ले लिया और भूल भुलैया करके वापस पहुंच रहे हैं जहां जाना था। तो अब यही लगता है कि हाँ, ये गुरुजी की कृपा होगी, क्या मालूम रास्ते में एक्सीडेंट होना था या पहुंचते नहीं या गाड़ी खराब होनी थी। और कितनी बार तो ऐसी ऐसी चीजें होते होते हम बचे हैं, इतनी बार तो कष्ट हमें छूने से पहले निकल जाता है और हमें पता भी नहीं लगता है, और क्योंकि वो गुरुजी की लीला चल रही होती है उस टाइम। सो गुरुजी ही जानते हैं कि किसको कैसे कब ब्लेस करना है। एक बार और टेलीपैथी और ड्रीम दर्शन की बात चल रही है, तो एक बार गुरुजी ने सपने में दिखाया कि मेरे हाथ में एक बड़ा सा छेद हो गया है, और वो छेद बिल्कुल जैसे क्या कहूँ, बहुत शार्प उसकी एजेस हैं पूरे छेद की, और बिल्कुल उसमें से खून नीचे टपके जा रहा है और मैं चीखें मार रही हूँ, और आसपास कांच बिखरा हुआ पड़ा है जमीन पर, और बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया क्या है। और उसके एक हफ्ते के बाद एक घर में सत्संग था जो घर 2 घंटे दूर था, और उस शाम को हमारे घर में भी किसी ने आना था जो गेस्ट इंडिया से आ रहे थे, और उन्हें हमें ही पिकअप करना था, और उनके 8 सूटकेस थे, उनके 3 बच्चे, उनके रिलेटिव, सब लोग साथ में आ रहे थे। तो हमें इस साइड पहुंचना भी बहुत जरूरी था वापस। और उन आंटी ने फोन कर मुझे दाल की सेवा बख्शी और गुरुजी के थ्रू, और मैं समझूं कि गुरुजी हम वहां सिर्फ 10 मिनट के लिए जा पाएंगे, और आपने दाल सेवा दी है तो उसका भी शुक्राना, तो इसलिए आपकी मेहर से पहुंच जाऊंगी मैं वहां पर। सिर्फ 10 मिनट के लिए पहुंचेंगे, समझ नहीं आया। और ये गर्मियों के दिन थे संगत जी, तो जब हम पहुंचे रास्ते में बहुत ट्रैफिक, और मैं गुरुजी को बोलूं गुरुजी अब तो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, कैसे होगा। उसी टाइम ट्रैफिक सारा क्लियर हो गया, और हम जो रास्ता हमें ट्रैफिक की वजह से शायद आधा घंटा और लगना था, हम 7 मिनट में वहां पहुंच गए। और इतनी गर्मी थी कि लगा गुरुजी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने को मन है, तो चाय प्रसाद की जगह सबसे पहले लस्सी प्रसाद आया। तो गुरुजी तो एक एक चीज का ध्यान कैसे रखते हैं। वहां पर हम बस लस्सी प्रसाद के बाद आज्ञा लेकर निकले, क्योंकि इस साइड पहुंचना था। और अगले दिन जब वो गेस्ट वगैरह सब आए, शाम को सब ठीक से हो गया गुरुजी की कृपा से। और अगले दिन जो बर्तन धोकर रखे थे थड़े पर, मैंने उनमें से किसी बर्तन को छुआ भी नहीं। मैं बस वहां से जा रही थी साइड से, और थड़े से अपने आप एक बड़ा सा कांच का जग कैसे लुढ़क कर गिर गया मेरे ऊपर, और मेरे हाथ में एक बड़ा सा कट आ गया, और मैं एकदम वहीं बैठ गई गुरुजी के स्वरूप के सामने और मंत्र जाप करने लग गई। बच्चे भी आए कि मम्मा खोल दो हाथ देखें, तो मेरा बिल्कुल खोलने का नहीं था। मैंने कहा नहीं, बस मैं मंत्र जाप ही करने दो मुझे थोड़ी देर। एंड बाद में जब खोला तो कट काफी डीप था संगत जी, लेकिन इमरजेंसी रूम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब मैं शाम को यही चीज जो मेरे साथ ये हादसा, उस टाइम तो हादसा लगा, लेकिन अब यही हादसे जो हैं हमारी जिंदगी के सत्संग बन जाते हैं, क्योंकि हर चीज में जो ब्लेसिंग छुपी है गुरुजी वो दिखाते हैं। और फिर हमें इतना और भी तुच्छ फील होता है कि अरे हमने तो सोचा हमें चोट लगी, पर हमें ये नहीं सोचा कि गुरुजी आपने तो बहुत बड़ी चोट से बचाकर छोटी चोट दी। तो जब मैं शाम को ये सुना रही थी अपनी बहन को, तो मुझे एकदम 1 हफ्ते पहले वाला सपना याद आया जो टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने दिखाया था, कि मेरे हाथ में तो इतना बड़ा छेद था जहां से बिल्कुल खून धार धार बह रही थी, और उन्होंने सिर्फ एक छोटे से कट से बस बचा लिया उस हाथ की इंजरी से मुझे। तो इसी तरह ये रूहानी सफर चलता जा रहा है, और तब भी चलता जा रहा था। इस टाइम पर मेरे पेरेंट्स इन लॉ कनेक्टेड नहीं थे। दोनों जो मेरी हस्बैंड साइड ऑफ द फैमिली है वो सारे कन्नडिगा हैं, और अब मैं भी हूँ। और मेरे फादर इन लॉ को प्रोस्टेट कैंसर का रिलैप्स हुआ, और इस बार जब रिलैप्स हुआ तो काफी ज्यादा था, और तब वो दोनों गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे। और जैसे ही हमें पता लगा, हमने उनको फोन पे बोला यही है गुरुजी ही सुमत बख्शते हैं, तो एकदम उनको जैसे ही गुरुजी के बारे में मेरे हस्बैंड ने बताया, तो एकदम से उन्होंने इतनी विलिंगली मान लिया कि हाँ तुम अपनी सिस्टर को बोल दो, वो इंडिया से वहीं से मुझे कुरियर कर दे या किसी के हाथ भिजवा दे। और गुरुजी की कृपा से उनको ब्लेस्ड लोटा, लॉकेट, स्वरूप ये सब पहुंच गया। और स्वरूप तो स्वरूप होता नहीं है गुरुजी का, वो तो साक्षात गुरुजी हैं। हम सबको किसी ना किसी तरह से ये मालूम चल ही चुका है अब तक। और जब वो सब मेरे फादर इन लॉ के पास पहुंचा, वो बहुत रिलीजियसली प्यार से सब करने लगे, और इतने में ही उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होने लग गई, वर्स होने की जगह। और जब वो 6 महीने
के बाद अपने सारे टेस्ट जब हुए उनके, तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो बिल्कुल सरप्राइज था कि ये आपके टेस्ट हो ही नहीं सकते ये रिजल्ट, क्योंकि आप तो 6 महीने में जाने वाले थे और आप यहाँ पर मेरे सामने बैठे हो इतनी नॉर्मल लैब रिपोर्ट्स लेके। और मेरे फादर इन लॉ तो बहुत खुश, और तब मेरी मदर इन लॉ का कनेक्शन भी थोड़ा ज्यादा हुआ क्योंकि वो पहले थोड़ी सी हेजिटेंट रहती थी। और 1.5 साल और उसके बाद 1.5-2 साल मेरे फादर इन लॉ को गुरुजी ने बहुत प्यार से, बिल्कुल आनंद से जीवन बितवाया, उनकी लाइफ एक्सटेंशन देकर बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद जब वो उनको फाइनली जब रिलैप्स हुआ, तो वो 1 हफ्ते के करीब बस सफर किए, वेंटिलेटर पे थे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जिसमें गुरुजी ने टेलीपैथी से ये बताया कि वो उनके पास जा रहे हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और जब उनको जाने में सिर्फ 2 या 2.5 घंटे बच गए थे, तब गुरुजी ने विजन में दिखाया कि गुरुजी के चरण हैं और उनके ऊपर मेरे फादर इन लॉ के चरण हैं और गुरुजी उनको चला रहे हैं। और एकदम आंखों से आंसू तो टपके, दुख भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा ये तसल्ली हुई कि गुरुजी उनको लेकर जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बेटर प्लेस में, ब्लेस्ड प्लेस में जा रहे हैं। और उनकी सफरिंग बहुत कम करके, लाइफ की एक्सटेंशन दे के गुरुजी ने उनको बड़े प्यार से अपने पास लिया। और इतनी एक और प्यारी बात ये हुई कि जब मुझे अभी जाना अलाउड नहीं था क्योंकि मेरी दांतों की इस बार बहुत तकलीफ चल रही थी, बहुत मेजर सर्जरी हुई थी और शायद मेरे लिए इंडिया जाना ठीक नहीं था या कुछ, क्योंकि तब से लेकर अब तक मैं इंडिया जा ही नहीं पाई थी। और जब मेरे हस्बैंड इंडिया गए तो मेरे फादर की बॉडी जब लेकर जानी थी क्रिमेशन ग्राउंड में, तो वहां पर एक बड़ी सी शिवजी की मूर्ति थी जहां से लेकर गए वो। और जब फूल चुनने जाना था, तो वैसे जहां से एग्जिट लेना होता है वो दूसरा गेट है उस क्रिमेशन ग्राउंड में, लेकिन जिस दिन मेरे फादर इन लॉ के फूल चुनने थे तो वो एग्जिट गेट बंद था। तो जब फूल लाए गए तो वो भी उन्हीं शिवजी की मूर्ति के आगे से लाने को मिले मेरे हस्बैंड को, जो कि हमें लगा एक और साइन जैसे गुरुजी दे रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली तो हम है ना, इंसान ऐसे हैं कि हमारा दिमाग ज्यादा चलने लगता है, तो ईगो आ जाता है, लॉजिक आ जाती है, हर चीज में हम प्रूफ, वैलिडेशन, रीजनिंग ढूंढते हैं। तो फिर गुरुजी जानते तो हैं हमें और बिल्कुल अच्छे से, उनसे अच्छा तो कोई जानता नहीं हमें, तो वो फिर हमें वैलिडेशन दे भी देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से मुझे फोन कर बताया कि ऐसे भी हुआ था। तो इसी तरह चलता रहा सफर। बड़े मंदिर देखने को बिल्कुल तड़प रहती थी। गुरुजी ने सपने में 2-3 बार दिखाया बड़े मंदिर, लेकिन कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आता था कि वो बड़े मंदिर है। लेकिन ऐसे ऐसे साइंस दिखाते थे गुरुजी सपने में कि जैसे मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ और आधी नीली हूँ और वो शीशे के अक्रॉस लंबे लंबे डोर्स हैं। तो बाद में जब बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो जब देखा तो एकदम जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल हैरान भी हुई, लेकिन फिर लगा हाँ गुरुजी के साथ तो कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि आजकल वही हो गया है कि अब पहले लगता था सब कुछ अनबिलीवेबल, और अभी भी लगता है अनबिलीवेबल कि यकीन नहीं आता, लेकिन फिर गुरुजी है ना, तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो देवों के देव के भी देव हैं। सो बाद में मालूम चला कि वो जो शीशे थे और वो जो डोर्स थे वो एक्चुअली लेडीज बाथरूम के डोर थे, और गुरुजी ने सीढ़ियां भी दिखवाई थी, दरबार भी दिखवा दिया था। मतलब किस तरह से गुरुजी इतनी कृपा हम सब पर करते हैं, इतनी करुणा करते हैं कि हमारे से ज्यादा ब्लेस्ड कोई हो नहीं सकता, हम जो गुरुजी की संगत हैं, और खासकर इन माड़े टाइम में। तो धीरे धीरे गुरुजी जैसे सबकी जो भी चाहत होती है, जरूरत, चाहत, जिस प्रकार से गुरुजी चाहते हैं और सोचते हैं हमारा भला, वैसे ही करते हैं। इससे तो कोई आर्ग्यू कर ही नहीं सकते हम कभी भी। तो कई बुक्स की एडिटिंग की सेवा दी उन्होंने, और एक बार बहुत मन कर रहा था कि बुक का प्रिंट जा रहा है, फर्स्ट प्रिंटिंग जा रही है पब्लिश होने, और मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो सुबह सुबह 5 बजे जब मैं उठी बच्चों का लंच बनाने, तो फ्रीजर खोला मैंने बर्गर पैटी निकालने के लिए, सैंडविचेस और बर्गर्स के लिए उनके लिए। तो जब मैंने खोला तो फ्रीजर के एक शेल्फ का सारा सामान मेरे ऊपर गिर गया, और मैं सामान उठाने की जगह वहीं पर चौंकड़ी मारकर बैठ गई। अब ये मत भी गुरुजी ने ही दी उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड आए और बोले कि क्या हो गया, तुम्हें देर हो जाएगी खाना बनाने में, तुम बैठ गई हो, सामान संभालो।
वो मेरे को इतना बोल ही रहे थे कि शेल्फ में बिल्कुल पीछे को एक डब्बा सटक के पड़ा था, जो पता नहीं कैसे अपने आप रोल होकर मेरे गोदी में आकर गिर गया, और उसमें देखा तो फ्रोजन गजरेला था। और गर्मियों के दिन थे, और यूएस में सुबह सुबह गर्मियों के दिन वो भी कहाँ से गजरेला आ जाएगा, तो वो तो मुझे भूल ही गया था कि कहाँ से आया। और फिर याद आया कि हमारे यहाँ से, घर से कोई 1.5 घंटा दूर एक बहुत अच्छी मिठाई शॉप है जिनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है मिठाइयों का, और काफी संगत वहां से मिठाइयां लेती है। तो जब हम जाते हैं, क्योंकि घर वहां से दूर है, हम ले आते हैं और थोड़ी थोड़ी फ्रीज करके रखते हैं। तो ये डब्बा शायद पीछे को चला गया होगा और हम भूल गए होंगे। तो मैंने वो डब्बा बाहर ही रख लिया, और बाकी सामान समेट कर जब मैं बच्चों को छोड़कर आई, तो मैं एकदम से मन में आया कि गुरुजी आज मेरे को ब्रेकफास्ट में ही गजरेला खाने का मन है। और चाय बनाई, और चाय प्रसाद के साथ जब मैं बैठी गुरुजी के साथ, और गजरेले का डब्बा गरम करके उसको कटोरी में डाला थोड़ा सा, और भोग लगाने लगी, तो उसी टाइम, आप मानेंगे संगत जी, उसी टाइम फोन पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि टुडे द फर्स्ट बुक हैज बीन प्रिंटेड एंड आई एम सेलिब्रेटिंग, जो ऑथर है उन्होंने लिखा, आई एम सेलिब्रेटिंग विद गजरेला प्रसाद। तो गुरुजी ने इतनी दूर यहां बैठे हुए इतने प्यार से कहां से सुबह गजरेला का डिब्बा ढूंढवा कर अपने आप चौंकड़ी में डालकर गोदी में, उन्होंने यहाँ पर भी उसी तरह से वो सेलिब्रेशन कराई कि समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं के रोऊं। तो इसलिए दोनों ही करवा रहे थे, वो हंसा भी रहे थे, रुला भी रहे थे, क्योंकि इतना भावुक हो जाते हैं हम गुरुजी के उसमें कि लगता है सबको यही लगता है कि गुरुजी मेरे हैं, क्योंकि गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। और सब गुरुजी के प्यार के भाव में मेरा ख्याल हम सब बह गए हैं, और बहते ही जाएं गुरुजी की कृपा से। और किस किस रूप में गुरुजी आते हैं, ये भी उनकी लीला है। एक बार 2014 की है शायद बात, तो मेरी बहन ने 1-2 गुरुजी के आसन के सुंदर कपड़े बनवाकर भेजे, और घर में सत्संग होने वाला था। तो 4 दिन पहले हमने सोचा कि चलिए ये बिछा के एक बार देख लेते हैं कि इसके साथ का टेबल क्लॉथ क्या बिछाना है, और कैसे लगेगा ये, और कैसी स्टोल चुन्नी रखनी चाहिए। जब वो बिछाया तो वो बहुत सुंदर था, लेकिन बस लगे कि गुरुजी को कुछ और चाहिए इस बार। मालूम नहीं क्यों ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाए कि बस गुरुजी को इस बार कुछ और चाहिए। सॉरी संगत जी, चाहिए वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। गुरुजी को हम क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। अपने पाप देते हैं, अपने कर्मों का बोझ देते हैं, अपने सारे दुख सुनाते हैं। तो गुरुजी का मन बोलूं या तो बस वो ठीक नहीं बैठ रहा था। तो क्योंकि सत्संग में 4 दिन बचते थे, तो मेरे हस्बैंड और मैंने सोचा कि चलो हम एक बार फैब्रिक स्टोर होके आते हैं, शायद हमें कुछ ऐसा लगे जो हमें ज्यादा अच्छा लगे इस बार के लिए। और वो बहुत सुंदर था, तो मुझे अंदर से थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि क्यों ऐसे हो रहा है मुझे, ये इतना सुंदर तो है। लेकिन हम गए फैब्रिक स्टोर, और जब हम फैब्रिक स्टोर गए तो उन्होंने उसको रेनोवेट किया था। तो जो सारे थान जिस तरह से अरेंज होते हैं, उन्होंने वो शेल्फ बदल दिए थे। तो जहां पर पहले वैसे वाले थान होते थे जो थोड़े फैंसी कपड़ों के या थोड़े से जैसे ब्राइटर कपड़ों के, वो सारे डिफरेंट जगह पे थे। लेकिन मैं पहले वाली जगह पर गई और मुझे वहां दिखा नहीं वो सब। तो मैं सोच ही रही थी, और मैं एंट्रेंस दरवाजे से दूर थी थोड़ी, लेकिन जब मैं वहां खड़ी थी और ढूंढ रही थी कपड़े और सोच ही रही थी कि किसको बुलाऊं, उतने में उस एंट्रेंस डोर से एक बहुत ओल्डर टाइप लेडी आई, जो कि पंजाबी थी और पंजाबी लग रही थी। और उनको देखते ही उन्होंने काट पकड़ी हुई थी और पुराना सा सूट डाला हुआ था, लेकिन बिल्कुल साफ सी लग रही थी। मुझे मालूम नहीं संगत जी क्या हुआ, लेकिन वो गुरुजी की ही लीला हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने अपना पर्स भी वहीं छोड़ दिया। मैं भूल गई कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं। मैं उस शेल्फ से जो दूर था डोर से थोड़ा, मैं एकदम भाग गई, जैसे मुझे उस लेडी ने किसी रस्सी से खींच लिया हो अपनी तरफ। मैं इतनी खिंची हुई गई, बिल्कुल आकर्षित होके, और मैं उनको जानती नहीं थी। मैं गई, उनको जप्फी पाली और उनको बोल दिया सत श्री अकाल। और उन्होंने भी मेरे साथ ऐसे बात करनी शुरू की जैसे मैं उनको मिली हुई हूँ या उन्हीं के साथ आई हूँ। और मुझे कहती हैं पंजाबी में कि इन्हों समझ ही नहीं आ रहा मैं की लभ रही हाँ। मैं लभदी पई हाँ, मैनू मिलदा नहीं पिया। तो पंजाबी मुल्तानी का मिक्स था शायद।
तो वो तो अभी स्टोर में घुसी थी, तो उन्होंने कब बोला होगा स्टोर वाले किसी को भी कि क्या ढूंढ रही हैं, जो वो मुझे बोल रही हैं कि इन्होंने समझ नहीं आ रहा। तो और लेकिन मुझे ये थोड़ा ना सूझा उस टाइम कि ये स्टोर में अभी घुसी हैं, इनको कैसे कि समझ नहीं आ रहा, उन्होंने तो बताया ही नहीं अभी किसी को कि क्या चाहिए। तो ये तो गुरुजी की लीला है, वो उस टाइम कैसे अपनी माया से बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। और इतने में सामने से ही स्टोर की एक हेल्पर भी आ गई उसी टाइम, और वो मुझे कहती है आई थिंक आई नो व्हाट शी इज लुकिंग फॉर, इंग्लिश में। तो बेसिकली उसने कहा कि मैं जानती हूँ ये क्या ढूंढ रही है, तो मेरे साथ आ जाओ। अब उसको कैसे मालूम कि ये लेडी तो अभी स्टोर में घुसी है, पहली बात इन्होंने अभी किसी से बात ही नहीं की थी, तो कैसे इन्होंने किसी को समझाया और किसी को समझ नहीं आया। और फिर स्टोर वाली को कैसे मालूम ये क्या ढूंढ रही हैं। और वो स्टोर वाली ने लीड किया, और मैं उस लेडी के साथ और उस लेडी की शॉपिंग कार्ट के साथ अपने हस्बैंड और पर्स को भूलकर उस स्टोर कीपर के पीछे चली गई, और वो हमें एक शेल्फ में ले गई, शेल्फ के पास, जहां पर वैसे ही कपड़े पड़े थे जो मैं ढूंढ रही थी एक्चुअली। लेकिन अभी मैंने तो क्या देखना था, थान खड़े हुए पड़े थे कपड़ों के, और उसके ऊपर एक थान लेटा हुआ था, और उस ओल्डर पंजाबी लेडी ने एकदम उस पर हाथ रखा और बोला मैनू ते मिल गया। और जैसे ही उसने वो थान उठाया, आप मानेंगे मैंने देखा भी नहीं होगा, लेकिन मेरा हाथ गुरुजी ने एक थान पर रखवाया और मेरे मुंह से भी वही निकला, मैनू भी मिल गया। और थान तो मैंने बाद में निकाल के देखा कि क्या था, लेकिन हाथ गुरुजी ने पहले ही रखवा दिया था। पता नहीं गुरुजी कैसे करते हैं, फिर लगता है गुरुजी ही कर सकते हैं। सो एनीवे ये हुआ, और उतने में मेरे हस्बैंड और मेरा पर्स लेकर पीछे पीछे आए, और वो लेडी ने मुझे कहा एनू पंजाबी नहीं आंदी, एनू पंजाबी सिखाई, और वो लेडी चली गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड मोस्ट ऑफ द पीपल को साउथ इंडियन नहीं लगते हैं, पंजाबी ही लगते हैं, और वो हैं साउथ इंडियन बाय बर्थ, लेकिन वो बड़े पले दिल्ली और बॉम्बे में हैं, तो उनको तो अपनी लैंग्वेज से भी ज्यादा पंजाबी और हिंदी में फेमिलियरिटी है। लेकिन उनको कैसे मालूम चला उन औरत को कि उन लेडी को कि इनको पंजाबी नहीं आती। और देखते ही देखते संगत जी उस स्टोर से वो लेडी कहाँ गई हमें नहीं मालूम, और हम वो कपड़ा कटवा कर लेकर आए, और आप मानेंगे कि जब वो बिछाया तो लगा कि वाओ गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी ने दिखाया कि जब गुरुजी महासमाधि से पहले की फोटोज में उन्होंने दिखा दिया कि उन्होंने ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एक वैसा वाला चोला डाला हुआ था। तो गुरुजी तो इतने करुणामयी हैं, इतने दयालु हैं, हम ही हैं जो समझ नहीं पाते, और हम बीच बीच में बोल देते हैं गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली मेरा ख्याल वो जो भी बुरा हो रहा होता है हमारे साथ नहीं हो रहा होता, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए हो रहा होता है। इट्स नॉट हैपनिंग टू अस, फॉर अस हो रहा होता है, हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमारा भला छिपा होता है। गुरुजी हमारा कुछ कर्म काट रहे होते हैं, और गुरुजी हमारी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, जो हमारी ही बेवकूफी या हमारी ही गंदी सोच से पिछले जन्मों की या इस जन्म की वो प्रॉब्लम आ रही होती है, और गुरुजी उसी को हमें छोटा करके देते हैं या हटा देते हैं। तो इससे ज्यादा बड़ी कृपा तो क्या हो सकती है। और ऐसे ही गुरुजी ने एक बार मेरे बड़े बेटे को उसके जन्मदिन पर गैस स्टेशन पर दर्शन दिए थे। मेरे बेटे के काफी मुश्किल टाइम चल रहे थे, उसकी 5 सर्जरीज हुई टांग पर, 2 साल की इंटरवल, 2 साल की टाइम में 5 टांग की सर्जरीज, और वो ठीक नहीं होता था। पहला वाला डायग्नोसिस रॉन्ग हो गया, तो उसकी कंडीशन जो है वर्स होती गई, और बहुत मुश्किल टाइम बीता, वो चल नहीं सकता था, और जबकि वो प्रोफेशनल रनर था एक्चुअली, और उसने मेडल्स वगैरह सब विन किए हुए थे, लेकिन उसका दौड़ना तो छोड़िए, चलना फिरना भी बंद हो गया था बिल्कुल। और कैसे गुरुजी ने धीरे धीरे उसको फिर ठीक किया। और इसके बाद एक बार मुझे सपना आया जब वो ठीक हो चुका था, वेल 99% ठीक है, 1% अभी भी बचता है, लेकिन वो गुरुजी ने उसको जिस जिस चीज से निकाला है, मुझे पक्का है, बिल्कुल यकीन है कि कुछ बहुत वर्ष होने वाला था। तो इसलिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और जब वो ठीक हो गया ऑलमोस्ट, तो अभी रिसेंटली ही बात है कि वो ठीक हुआ था, और उसने कहा कि मैं माउंटेन बाइकिंग, वो माउंटेन बाइकर और रनर दोनों था प्रोफेशनल पहले, और उसने कहा मेरे को इतना टाइम हो गया, अब मैं जाता हूँ। और वो गया, और जब वो गया तो थोड़ी देर में फोन आ गया कि वो बहुत जोर से गिर गया है, और वो पहाड़ी के नीचे भी अपने आप नहीं आ सकता, इतना घायल है।
तो इतना कि उसको जो वो होते हैं पार्क रेंजर्स होते हैं जो यहाँ पर जो माउंटेन्स में और फॉरेस्ट में सुपरवाइज करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड के जैसे घूमते हैं, उनको अपना ट्रक लेकर जाना पड़ा उसे लाने के लिए। और जब वो हमें दिखा तो वो ऐसे लहूलुहान था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ऐसे लग रहा था वो फौज से आया है, कोई वॉर लड़के आया है, वो इतना घायल था। और एकदम उसको इमरजेंसी रूम ले गए। उसका आंख बिल्कुल बची, बाल बाल, आंख के एज पे बहुत डीप डीप कट्स, लिप्स पे डीप डीप कट्स, बिल्कुल मुंह बाहर से बचा, नाक बचा, पूरा चीक्स बचे, उसकी गर्दन बची। और सीटी स्कैन में उनको कुछ प्रॉब्लम दिखी तो अच्छा हुआ कि वो उसको सर्जरी के लिए ले गए, क्योंकि अंदर से उसका मुंह बिल्कुल फटा हुआ था। तो बहुत मेजर सर्जरी हुई और बहुत हफ्ते लग गए उसको ठीक होने में। और जिस दिन ये हुआ संगत जी, उसी दिन गुरुजी ने लेकिन इसके लिए शुक्राना करवा दिया। इतना शुक्राना करवा दिया उन्होंने कि वो ऐसे हुआ, क्योंकि मुझे जिस दिन ये हुआ सर्जरी, वो इमरजेंसी रूम में था, गुरुजी ने एकदम याद दिलाया कि उससे एक हफ्ता पहले उन्होंने सपने में टेलीपैथी में दिखाया था कि मैं मंजी पर बैठी हूँ किसी के साथ, मैं बैठी हूँ मंजी पर और कोई लेटा है और उस पर्सन का सर नहीं है, गर्दन से वो कटा हुआ है। और मुझे समझ नहीं आया था वो कौन है। और मैं देखती हूँ कि एक सर जो है वो लहूलुहान होके जमीन पर अलग से पड़ा है, सड़क टाइप जमीन थी सपने में। और बाद में सपने में वो सर आकर जुड़ गया और शक्ल बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, क्योंकि खून खून था और सब, तो मुझे शक्ल नहीं पहचानी, लेकिन वो शक्ल जो थी वो स्माइल कर रही थी मेरे ऊपर सपने में। लेकिन मुझे पता नहीं था वो क्या मतलब था और कौन था। और जब मेरे बेटे का ये हुआ तो मेरे मुंह से गुरुजी ने सिर्फ शुक्राना निकलवाया संगत जी, आप मानेंगे, क्योंकि एकदम से उन्होंने वो सपना याद दिला के बताया कि तेरे बेटे को तो जाना था फिर से, और मैंने उसको बचाया। तो हुआ ये था कि वो ऊपर जा रहा था और जब वो नीचे आ रहा था पहाड़ से, तो कायदे से जो ऊपर जाने वाले होते हैं वो एक दूसरे को रास्ता देते हैं, लेकिन ऊपर जाने वाले दो बाइकर्स थे जो थोड़े बुली टाइप्स थे, और उन्होंने इसको रास्ता देने से मना कर दिया था। और इसने उनको बचाने के लिए साइड पे हुआ तो बिल्कुल गहरी सी खाई में जाकर ये गिर गया था। लेकिन ये गुरुजी की मेहर है कि कैसे उन्होंने इसको इतने बड़ी प्रॉब्लम से बचाया, क्योंकि यकीनन इसको तो जाना था, गुरुजी ने बताया। तो कैसे वो हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, और सिर्फ ऐसे वाले इंसिडेंट्स नहीं कि एक्सीडेंट में बचाया हो या किसी हादसे से बचाया हो या सर्जरी, ये सब तो है ही है, लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। लेकिन साथ साथ में कुछ सत्संग तो उनके इतने प्यारे और क्यूट से भी होते हैं, क्योंकि अब तो यही लगता है कि जिंदगी का हर पल ही जैसे संगत जी सत्संग है, क्योंकि हर छोटी सी बात में भी पता है अब हमें कि गुरुजी की इंटरवेंशन पहले भी थी, पर पहले हमें मालूम नहीं था, और अब भी है, और अब भी हम बहुत बार भूल जाते हैं अपनी नादानी से, अपनी अज्ञानता से। लेकिन गुरुजी की इंटरवेंशन, जो डिवाइन इंटरवेंशन है, इतनी प्यारी, वो जादूगर नहीं है, वो भगवानों के भी भगवान हैं। तो वो तो इतनी प्यार से हमारी एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, अपनी शरण में जो लिया है। और प्यारी प्यारी चीजें इतनी हैं, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस। जैसे एक बार हम दुबई गए तो वहां पर वो जो सफारी होती है, जो जीप्स में लेकर जाते हैं डेजर्ट में, तो हम जहाँ रहे हुए थे वहां पर हमने कॉन्सियर्ट से जब बुकिंग की थी, तो मुझे बहुत सिवियर मोशन सिकनेस है, इतना कि मैं गाड़ी में पीछे नहीं बैठ सकती, मुझे उल्टियां शुरू हो जाती हैं, और आगे भी बैठती हूँ तो मुझे पैच लगाना पड़ता है मोशन सिकनेस का, जो कि अब मेरी तबीयत गुरुजी की कृपा से उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है। काफी बार ऐसा होता है कि मुझे अब दवाई ना खानी पड़ती है ना पैच लगाना पड़ता है, लेकिन अभी भी कभी कभी हो जाता है। तो जब हम वहां गए तो बुकिंग हो चुकी थी, जब तक मैं नीचे आई मुझे पता नहीं था कि उसी टाइम की बुकिंग मिल गई है। और जब मैं नीचे आई तो मैं पैच वगैरह लगाकर नहीं आई थी और मेरे पर्स में भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड और बच्चों ने बोला कि मम्मा आ जाओ, वो रेडी है ले जाने के लिए। तो मैं एकदम हैरान हुई और मैंने अंदर से सोचा कि अब मैं पैच के लिए ऊपर जाऊंगी तो इनका ये ट्रिप मिस हो जाएगा। हर बार मेरी तबीयत की वजह से बच्चों और मेरे हस्बैंड को कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ता है, तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। गुरुजी आप संभाल लेना, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। उसके बाद जब हम सफारी के लिए सब लोग जीप्स में बैठे तो संगत जी, वही गुरुजी की लीला थी कि जिस जीप में हमने बैठना था वो सबसे आगे वाली जीप थी, तो उसके पीछे 49 और जीप्स थी। तो अगर हमारी जीप किसी प्रॉब्लम की वजह से रुकती है तो दैट मीन्स उन सब लोगों का ट्रिप एक मेरी वजह से खराब हो जाएगा। और मुझे ये सोचकर ऑलरेडी गिल्टी लगने लग रहा था
और ट्रिप शुरू होने वाला था। मैं आगे बैठी थी उन ड्राइवर के साथ, बच्चे और हस्बैंड पीछे बैठे थे, और उन्होंने अपनी उल्टियों वाले लिफाफे भी, जो सबको एक एक लिफाफा मिला था, और उन्होंने अपने वाले भी मुझे पकड़ा दिए कि मम्मा आप तो 4 रखो, आपको हम तीनों के भी चाहिए। और वो सब तीनों बहुत फिक्र में थे कि अब पता नहीं पीछे इतनी गाड़ियां हैं, मम्मा का क्या होगा और बाकी सबका क्या होगा। तो ट्रिप शुरू होने से पहले जैसे ही उन्होंने जीप स्टार्ट की, उसी टाइम मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मैं क्या करूं गुरुजी, ये सब लोग भी हैं और मेरी तबीयत, बस गुरुजी मैं क्या करूं, मैं पैच भूल गई हूं। उसी टाइम संगत जी आप मानेंगे, मुझे राइट ईयर में आवाज आती है, हुम तू ऐश कर, और वो 2 बार आई आवाज। पता नहीं गुरुजी हर चीज 2 बार क्यों बोलते हैं, मुझे शायद पहली बार में समझ नहीं आनी होती होगी, आई डोंट नो, बट सबका अपना डायरेक्ट पर्सनल 1:1 कनेक्शन है, सबका डिफरेंट वे में कनेक्शन है, सबको डिफरेंट बार बोलते हैं वो चीज और डिफरेंट वे में बोलते हैं। और मुझे उन्होंने यही बोला, हुम तू ऐश कर, मेरे राइट ईयर में। और 2 बार जैसे ही उन्होंने दूसरी बार बोलना खत्म किया वो आवाज, उसी टाइम जीप स्टार्ट हुई और सफारी शुरू हो गई। और वो तो ऊपर नीचे गोल गोल जीप जाएं, और हमारी सबसे आगे, उसके पीछे पूरा कॉन्वॉय दिख रहा था। और आप मानेंगे, मुझे एक बूंद भी ना जी कच्चा हुआ, नौजिया नहीं हुई, डिजीनेस नहीं हुई, चक्कर नहीं आए, उल्टी तो आनी ही नहीं थी। और मैं सबसे ज्यादा खुश थी उस जीप में उस टाइम, क्योंकि एक तो मेरे को था कि थैंक यू गुरुजी मेरी तबीयत ठीक है, दूसरा मैं पूरा एंजॉय कर रही थी, जबकि मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड मुझे देख देख के हैरान हो रहे थे कि ये कैसे हो गया कि इतना गोल गोल ऊपर नीचे ये जीप पूरे डेजर्ट में से 1 घंटा का था शायद, या 50 मिनट का ट्रिप जा रही है, और जो लेडी 7-10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकती नौजिया के बिना गाड़ी में, वो इतने आराम से एंजॉय कर रही है। तो हमारा ट्रिप खत्म हुआ, गुरुजी की कृपा से वो सफारी खत्म हुई और एक भी बैग यूज नहीं हुआ। संगत जी, गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने बहुत प्यार से, मैं बचपन से पोएम्स लिखने का शौक था, कहानियां लिखने का शौक था, और गुरुजी ने बहुत प्यार से वो चीज भी फिर से शुरू करवाई, जो बीच में बहुत चीजों के कारण, हेल्थ के कारण, बाकी एजुकेशन के कारण और बाकी फैमिली सर्कमस्टांसेस के कारण सब रहती जा रही थी। गुरुजी अपने आप शुरू कराते हैं, कैसे कितनी संगत का हमने सुना है, किसी का आर्ट शुरू कराते हैं, किसी की सिंगिंग। तो इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, और एक दिन फरवरी 2018 की रात को उन्होंने जगवाया और 2 लाइनें लिखवाई, और समझ नहीं आया, बिल्कुल फ्रेश उठाया और फिर सुलवा भी दिया। और सुबह तक वो 2 लाइनें सिमरन के ऊपर थी, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा क्या करूं इनका, तो अच्छा ग्रुप में डाल देती हूँ, और ग्रुप में डाला, और ऐसे ही सिलसिला चलाया गुरुजी ने, 2 लाइनें, 4 लाइनें, कभी 6, धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले तो कोई टाइटल भी नहीं था, और फिर थोड़े दिन के बाद गुरुजी ने रविंदर अंकल का वो जो गाना है, हाथ जोड़कर अरदास गुरुजी सुनते हैं, वो वाला सुनवाया, जिसके बाद रविंदर अंकल ने शेयर किया था कि वो अपने फोन के नोट सेक्शन में गाने लिखने लग रहे थे फिर से गुरुजी की कृपा से, जो बीच में शायद उनके बंद हो गए थे। तब मुझे गुरुजी ने ये समझाया उसके थ्रू, उनके सत्संग के थ्रू, रविंदर अंकल के, कि उन्होंने मुझे जब पहले लिखवाना शुरू किया था, मैं उठ के लाइट जला के नोटबुक पे लिखती थी, लेकिन पिछले 2 दिन से ही मैंने यही सोचकर कि मेरे हस्बैंड डिस्टर्ब होते हैं, रजाई के अंदर फोन के नोट सेक्शन में लिखना शुरू किया था। तो दैट वाज एन एडिशनल वैलिडेशन, जैसे जिसे कहेंगे, गुरुजी ने मुझे दी। उसके बाद मुझे मेल में एक डायरी आई उसके 2 दिन बाद ही, जिस पर सेंडर का नेम नहीं था, सिर्फ लास वेगस लिखा था, एड्रेस भी नहीं था लास वेगस का, सिर्फ लास वेगस लिखा था सेंडर के वहां पर। और मैंने जब वो खोली तो वो एक ब्लैंक डायरी थी, बिल्कुल सुंदर खाली डायरी, जिसके ऊपर सागर बना था, सन बना था, मून बना था, स्टार्स बने थे। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि ये खाली डायरी है तो लिखो और भरो जैसे। और गुरुजी का शुक्राना है कि जब तक वो लिखवाएंगे उनका शुक्राना, जब वो नहीं लिखवाएंगे तो भी उनका शुक्राना। और वही है कि रविंदर अंकल के सत्संग से उन्होंने जैसे वैलिडेशन दी। तो गुरुजी जैसे कहते हैं कि सत्संग जो सुनता है उसका भी भला, जो सुनाता है उसका भी भला। तो क्योंकि हमें सत्संग से कितने मैसेजेस मिलते हैं हमारे लिए, जो शायद हमें उस टाइम ना भी समझ आए, लेकिन कभी बाद में हमारे लिए वो इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से सत्संग जरूरी नहीं है कि कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए या कुछ मिरेकल होना चाहिए उसमें, क्योंकि सत्संग तो बेसिकली सत्य का संग है। तो कोई भी डिवाइन ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जो है हमारा अनुभव,
जब भी हमारे अनुभव, किसी भी अनुभव में हमें लगे कि डिवाइन इंटरवेंशन है और सत्यता है उसमें, तो बस वो सत्संग है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी इमारत की बात है ही नहीं। और जैसे एक बार गुरुजी ने बस रात को एकदम जगाया कि उठ के चाय प्रसाद बना, एंड बनवाया उन्होंने और भोग लगवाया और चाय प्रसाद पिलवाया और सुलवा दिया। तो आई थिंक जितना हम कम एनालिसिस करें तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारी ब्लैंक स्लेट होगी और ब्लैंक माइंड होगा, तभी हम उसमें गुरुजी को भर सकते हैं। जब लॉकडाउन होना था उससे जस्ट पहले एक दिन रात को जब सोने लगे थे, तो लास्ट सेंटेंस बिफोर माय स्लीप गुरुजी ने एकदम मुझे जैसे बोला कि तुझे लास वेगस जाना चाहिए। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा पता नहीं क्यों गुरुजी कह रहे हैं मुझे लास वेगस जाना चाहिए, और मैं सो गई उसके बाद। और सपने में मुझे आया कि बहुत सारे लोग हैं और हनी है वहां पर, और वो लोग आपस में गले मिल रहे हैं और गले छोड़ रहे हैं, जफ्फी पा रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं, और वहां पर कुछ लिक्विड है, हनी कुछ स्टिकी लिक्विड है। और साथ में मैं एक छोटा सा डफल बैग, जैसे ओवरनाइट स्टे के लिए आप कहीं जाते हैं, वो पैक कर रही हूँ। बस उतना ही आया और समझ नहीं आया। और उसके आई थिंक उसके अगले दिन या मेरा ख्याल उसके अगले दिन था कि एकदम व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि लास वेगस में कहीं पर हनी वर्षा हुई है, और कुछ कुछ संगत यहाँ से भी जा रही थी देखने, क्योंकि यहाँ से अराउंड 6.5 घंटे की ड्राइव है सिर्फ। लेकिन मैं लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव नहीं कर सकती, मेरी गर्दन की वजह से और बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो मैं ड्राइविंग नहीं जा सकती थी। तो मैं ढूंढ रही थी कोई संगत जो मेरे साथ फ्लाई करके चली जाए, क्योंकि जब मैं ये बात सोच ही रही थी तो गुरुजी ने एकदम दीदी की वो जो ड्रीम था वो इसी के साथ रिलेटेड था, और गुरुजी ने वहां पहुंचवाया इस तरह से कि हम सोचते रह गए कि कल जाएंगे कल जाएंगे कल जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने जब प्रोग्राम बनवाया तो उस दिन 7 मार्च थी। जो प्लेन था उसने गेट नंबर 8 से निकलना था, लेकिन गेट लास्ट मिनट पे चेंज होकर गेट 7 हुआ, और वो संगत जी और मैं पहुंचे, और वहां पहुंचकर हमें दर्शन हुए और हमने वहां का सत्संग अटेंड किया, जो मेरा ख्याल गुरुजी चाहते थे वो सत्संग अटेंड करना। और तब मुझे याद आया कि जिस डफल बैग में मैं अपना वो सामान लेके गई थी उस एक दिन के लिए, वो डफल बैग वही था जो मैंने पैक किया था उस सपने में संगत जी। तो गुरुजी के साथ जो सफर है और जो सफर के अनुभव है वो तो खत्म हो ही नहीं सकते, लेकिन कैसे गुरुजी सिखाते हैं धीरे धीरे या कभी झटके से शायद, कि उनके भाने में रहना ही हमारे लिए अच्छा है। और ये नहीं सोचे हम कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, यही सोचे हमारे लिए हो रहा है। और जस्ट बस इस सफर में बस हम ब्लेस हो रहे हैं, चाहे जो भी हो रहा है हमारे साथ, या तो उससे वर्स होना था या फिर जो हो रहा है उसी में ब्लेसिंग है जो हमें अभी नहीं शायद पता चल रही, एंड दैट्स ओके, क्योंकि जब तक गुरुजी को मालूम है तो हमें नहीं भी मालूम तो क्या फर्क पड़ता है। और इतनी चीजें जो पहले परेशान किया करती थी, छोटी छोटी बातें ही होती हैं, जैसे हम जब बच्चे छोटे होते हैं स्कूल जा रहे होते हैं तो कुछ टाइम मैनेजमेंट इश्यूज होती हैं बच्चों की, या टाइम पे उठ नहीं रहे, या बच्चों का एग्जाम होता है तो हम दिन भर कितनी बार सोच लेते हैं कि पता नहीं एग्जाम कैसे गया होगा, उसने केयरलेस मिस्टेक तो नहीं की, टाइम पे खत्म किया, क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से। तो पहले ऐसा काफी कुछ होता था मेरे साथ भी, हम सब वैसे ही हैं, सबको वैसी वैसी प्रॉब्लम्स होती हैं कॉमन कुछ कुछ। तो लेकिन यही नोटिस किया कि कैसे गुरुजी धीरे धीरे अंदर से चेंज करते हैं और इतनी चीजों के लिए आउटलुक भी चेंज कर देते हैं। पहले लगता था फलाना ये क्यों कर रहा है, फलाना ने ऐसे क्यों किया, लेकिन अब कुछ नहीं, सब छोड़ते जाओ और बस गुरुजी के साथ बस कनेक्ट होते जाओ, तो बस सब अपने आप छूटता जाता है धीरे धीरे जैसे। और हर चीज में ब्लेसिंग ही दिखती है, कोई छूट रहा है तो भी वो ब्लेसिंग होती है। आई थिंक क्योंकि जब भी हम गुरुजी के अंदर आते हैं, अपने मास्टर के शरण में आते हैं, तो गुरुजी ने हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो फास्ट फॉरवर्ड करने की भी जिम्मेदारी ली है, क्योंकि वो तो चाहते हैं हम सब जल्दी मोक्ष तक पहुंचे। अब इस जन्म में मुझे तो पूरा यकीन है, मैं तो कहीं से अभी उसके नजदीक नहीं हूं, लेकिन जिस भी जन्म में हम पहुंचे गुरुजी तो यही चाहते हैं कि हम जल्दी पहुंचे। तो वो तो हमारा कार्मिक अकाउंट फास्ट फॉरवर्ड ही करते हैं। और तभी कभी कभी लगता है कि अरे सिर्फ 2 महीने में इतनी सारी मुश्किलें आ गई, जो लोगों को 3 साल में होता है वो मुझे 2 महीने में हो गया। वो इसीलिए ही क्योंकि वो चाह रहे हैं और वो अपनी शरण में रखकर कटवा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। और इसलिए हमारी जीवन में
इतने लोग भी शायद एटलीस्ट मेरे जीवन में इतने लोग पहले कभी नहीं आए थे, जितने बहुत बहुत शॉर्ट स्पैन्स ऑफ टाइम में अब आके चले जाते हैं, क्योंकि उनके साथ जो जो कार्मिक अकाउंट है मुझे लगता है वो सब गुरुजी करवाते जाते हैं। और इतनी बार जो तितलियों की इंडिकेशन और फ्रेग्रेंस और हमारी कितनी प्यारी प्यारी संगत को पीकॉक के दर्शन होते हैं, खासकर लॉकडाउन में, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। ये सब इसी से एक सत्संग याद आया, एक चिड़िया का। मेरे हस्बैंड का बना हुआ उपमा घर में सबको बहुत अच्छा लगता है, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से अब उपमा जिस दिन बनना होता है वही बनाते हैं, मेरी उस दिन छुट्टी होती है। तो एक बार क्या हुआ, ये बहुत पहले की बात है, जब हम गुरुजी से अपनी अनुभूति में जुड़े ही थे और तब हर चीज का भोग लगाना शुरू नहीं किया था गुरुजी को। तो मेरे हस्बैंड ने जिस दिन उपमा बनाया तो उपमा का डूंगा रखा, और क्योंकि वो बहुत गर्म था उन्होंने पूरी तरह से ढका नहीं था, हल्का सा छोड़ा था ढक्कन को ना आउटसाइड को। तो किचन की खिड़की पर चिड़िया आ गई और वो बार बार किचन की खिड़की पर पेक करे कांच पे, और हमें समझ नहीं आया क्यों। मैं बाहर गई, उसको थोड़ा दाना भी डाला, पानी भी रख के आई उसके लिए, पर वो फिर भी उसको छोड़ के किचन के खिड़की पर ही बार 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 बार, और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्यों। तो एकदम मेरे हस्बैंड और मैंने सोचा चलो ठीक है, हम कांच निकाल देते हैं, फिर देखते हैं। तो मुझे याद नहीं कांच जाली में से कौन सी पे वो पैक कर रही थी, लेकिन हमने पहले एक चीज निकाली और फिर दूसरी स्क्रीन भी निकाल दी। जैसे ही दूसरी निकाली वो एकदम अंदर आई, उसने अपने छोटे से पांव से ढक्कन के एज पर साइड किया और उसने उपमा के अंदर अपनी बीक डाली, संगत जी, अपनी चोंच, और फिर वो उड़ गई। और उसके बाद वो नहीं फिर से वो किया उसने तंग हमें। तो ये कौन कर सकता है? अब समझ आता है कि ये सब गुरुजी की लीला है। तो किस रूप में गुरुजी कब आ जाएं हमें नहीं मालूम। तो बस अंदर भी गुरुजी रहें, बाहर भी गुरुजी रहें। एक और बहुत सुंदर बात हुई अभी, इतनी सारी गुरुजी ने बुक्स पढ़ने का शुभ अवसर दिया, और बहुत ही पहले जर्नी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी इतनी बार पढ़वाई उन्होंने, सुनवाई, सब इतना आनंदमयी। कैसे उसमें लिखा है युक्तेश्वर जी के बारे में, लहरी महासाया जी के बारे में, बाबा जी के बारे में, और उसमें भी यही पता चला कि कैसे गुरु और शिष्य का मिलन तभी होता है जब टाइम आता है। कैसे श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को कहा था कि वो 4 वीक्स के बाद ही मिलेंगे फिर से। तो वैसे ही गुरुजी से एक बार ऐसे ही प्रश्न कर रही थी, यही कि दूसरी साइड में जब जाएंगे गुरुजी तो कैसे होगा और ये सब, लेकिन मैं वर्ड्स दूसरी साइड नहीं यूज कर रही थी, मैं ये बोल रही थी कि गुरुजी जब भी वेला आएगा कैसे होगा। और उस टाइम पर मैं बैठी हुई थी जब ये सोचते हुए, तो फील्ड था एक जहां पर मेरे बेटे की हाई स्कूल की ग्रेजुएशन हो रही थी, थोड़े ही दिन पहले की बात है, 12th ग्रेड की ग्रेजुएशन। और वहां पर तब वेटिंग हो रही थी, सब मास्क में थे विद फिजिकल डिस्टेंस, और मैं मन में ऐसे ही सोच रही थी, गुरुजी से बातें कर रही थी वाइल वेटिंग। और उसी टाइम बैंड जो बज रहा था वहां पर वो बंद हुआ, और मैं गुरुजी से यही बात कर रही हूँ कि कैसे होगा जब वेला आएगा, अंत वेला और ये सब। और कमेंसमेंट स्पीच शुरू हुई, और उस स्पीच का टाइटल जिससे वो स्पीच शुरू हुई, दैट टाइटल वाज जर्नी टू द अदर साइड। एंड अब मैं क्या बोलूं कि वो खुशी के आंसू थे या फीलिंग्स के आंसू थे, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन वही है कि गुरुजी की ये सब इंडिकेशंस हैं, तो गुरुजी की ही कृपा से गुरुजी हमारी फाइन ट्यूनिंग करते रहें, हमारे मन के गंदे बर्तन को साफ करते रहें, हमारा आउटलुक इम्प्रूव करते रहें गुरुजी। और बस उनमें ही श्रद्धा, भक्ति, विश्वास रखकर हम इस रूहानी सफर को पूरी तरह से, इस इंसानी जीवन को ब्लेसिंग मानकर, गुरुजी में फेथ रखकर अपनी ड्यूटी करते रहें। क्योंकि फेथ रखने का मतलब, विश्वास रखने का मतलब, श्रद्धा रखने का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि हम अपनी ड्यूटी ना करें। तो जैसे कोरोना का टाइम आया और अभी भी है, तो जो जिस एरिया में जो प्रोटोकॉल है कोरोना की, गुरुजी की सारी संगत हम सब फॉलो कर रहे हैं गुरुजी की कृपा से। क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं कि उनमें विश्वास रखें, पर हमें अपने कर्म पर और अपनी ड्यूटी पर पूरा ध्यान देना है। और गुरुजी हमारे साथ तो हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। और मेरा ख्याल इसी के साथ मैं आज का ये सत्संग, एक्सपीरियंसेस तो और बहुत हैं और कभी और गुरुजी की कृपा से, लेकिन आज के लिए गुरुजी की मेहर से यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। तो यहीं पर पूर्ण विराम लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आप संगत जी का।